ज्ञान वही जो सिलेक्शन दिलाए। अगर आप सच में नीट या सीयूईटी की तैयारी कर रहे हैं तो ये सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, ये आपकी जिंदगी बदलने का मौका है। एक्सियम वेदा एकेडमी लेकर आया है नीट और सीयूआईटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और भी कई बढ़िया रिसोर्सेज। लेकिन सिलेक्शन सिर्फ उन्हीं का होता है जो कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं, न कि सिर्फ रट्टे मारते हैं। स्वागत है आपका एक्सियम वेदा एकेडमी में, जहां नीट और सीयूआईटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई जाती है। अब पहला सवाल, आनुवंशिकी के जनक किसे कहा जाता है? ए. चार्ल्स डार्विन, बी. ग्रेगर मेंडल, सी. वॉटसन, डी. लैमार्क। समय खत्म। सही जवाब था ग्रेगर मेंडल। अब दूसरा सवाल, मेंडल ने किस पौधे पर प्रयोग किया? ए. गेहूं, बी. मटर, सी. चावल, डी. मक्का। समय खत्म। सही जवाब था मटर। अब तीसरा सवाल, एक लक्षण के अध्ययन को क्या कहते हैं? ए. डाइहाइब्रिड, बी. मोनोहाइब्रिड, सी. ट्राइहाइब्रिड, डी. पॉलीहाइब्रिड। समय खत्म। सही जवाब था मोनोहाइब्रिड। अब चौथा सवाल, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में फेनोटाइपिक अनुपात क्या होता है? ए. 1:1, बी. 3:1, सी. 9:3:1, डी. 2:1। समय खत्म। सही जवाब था 3:1। अब पांचवा सवाल, जीन का वैकल्पिक रूप क्या कहलाता है? ए. क्रोमोसोम, बी. एलील, सी. डीएनए, डी. आरएनए। समय खत्म। सही जवाब था एलील। अब छठा सवाल, शुद्ध लक्षण को क्या कहते हैं? ए. हेटेरोजाइगस, बी. होमोजाइगस, सी. म्यूटेशन, डी. हाइब्रिड। समय खत्म। सही जवाब था होमोजाइगस। अब सातवां सवाल, संकरण से उत्पन्न संतति को क्या कहते हैं? ए. प्योर लाइन, बी. हाइब्रिड, सी. म्यूटेंट, डी. क्लोन। समय खत्म। सही जवाब था हाइब्रिड।
अब 8वां सवाल, मेंडल का पहला नियम क्या है? ए. स्वतंत्र वर्गीकरण। बी. पृथक्करण का नियम। सी. प्रभुत्व का नियम। डी. लिंकज। समय खत्म। सही जवाब था पृथक्करण का नियम। अब 9वां सवाल, प्रभुत्व का नियम क्या बताता है? ए. दोनों एलील व्यक्त होते हैं। बी. एक एलील दूसरे को दबाता है। सी. दोनों नष्ट हो जाते हैं। डी. कोई प्रभाव नहीं। समय खत्म। सही जवाब था एक एलील दूसरे को दबाता है। अब 10वां सवाल, डाइहाइब्रिड क्रॉस में अनुपात क्या होता है? ए. 3:1। बी. 9:3:3:1। सी. 1:2:1। डी. 2:2। समय खत्म। सही जवाब था 9:3:3:1। अब नंबर 11 सवाल, जीन किसमें स्थित होते हैं? ए. साइटोप्लाज्म। बी. क्रोमोसोम। सी. न्यूक्लियोलस। डी. माइटोकॉन्ड्रिया। समय खत्म। सही जवाब था क्रोमोसोम। अब नंबर 12 सवाल, मानव में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? ए. 44। बी. 46। सी. 48। डी. 23। समय खत्म। सही जवाब था 46। अब नंबर 13 सवाल, पुरुष में सेक्स क्रोमोसोम क्या होते हैं? ए. XX। बी. XY। सी. YY। डी. XO। समय खत्म। सही जवाब था XY। अब नंबर 14 सवाल, रक्त समूह किस प्रकार की वंशागति का उदाहरण है? ए. अपूर्ण प्रभुत्व। बी. सहप्रभुत्व। सी. लिंकज। डी. म्यूटेशन। समय खत्म। सही जवाब था सहप्रभुत्व। अब नंबर 15 सवाल, अपूर्ण प्रभुत्व का उदाहरण है? ए. मटर। बी. स्नैपड्रैगन फूल। सी. मानव। डी. कुत्ता।
समय खत्म। सही जवाब था स्नैपड्रैगन फूल। अब नंबर 16 सवाल। म्यूटेशन क्या है? ए सामान्य प्रक्रिया। बी जीन में परिवर्तन। सी कोशिका विभाजन। डी ऊर्जा उत्पादन। समय खत्म। सही जवाब था जीन में परिवर्तन। अब नंबर 17 सवाल। आनुवंशिक विविधता का मुख्य कारण क्या है? ए माइटोसिस। बी मियोसिस। सी श्वसन। डी पाचन। समय खत्म। सही जवाब था मियोसिस। अब नंबर 18 सवाल। लिंकज क्या है? ए जीन का अलग होना। बी जीन का साथ रहना। सी म्यूटेशन। डी विभाजन। समय खत्म। सही जवाब था जीन का साथ रहना। अब नंबर 19 सवाल। टेस्ट क्रॉस का उद्देश्य क्या है? ए जीन बनाना। बी जीनोटाइप पता करना। सी म्यूटेशन। डी क्लोनिंग। समय खत्म। सही जवाब था जीनोटाइप पता करना। अब नंबर 20 सवाल। 100 प्रकार किसमें पाया जाता है? ए महिला। बी पुरुष। सी दोनों। डी कोई नहीं। समय खत्म। सही जवाब था अनडिफाइंड। अब नंबर 21 सवाल। अपूर्ण प्रभुत्व इनकम्प्लीट डोमिनेंस में F1 पीढ़ी का फेनोटाइप कैसा होता है? ए केवल डोमिनेंट। बी केवल रिसेसिव। सी मध्यवर्ती इंटरमीडिएट। डी मिश्रित नहीं। समय खत्म। सही जवाब था मध्यवर्ती इंटरमीडिएट। अब नंबर 22 सवाल। सहप्रभुत्व CODOMINANCE में क्या विशेषता होती है? ए एक एलील दब जाता है। बी दोनों एलील समान रूप से व्यक्त होते हैं। सी केवल एक लक्षण दिखता है। डी म्यूटेशन होता है। समय खत्म। सही जवाब था दोनों एलील समान रूप से व्यक्त होते हैं।
अब नंबर 23 सवाल, टेस्ट क्रॉस का प्रयोग क्यों किया जाता है? ए. नया जीन बनाने के लिए। बी. जीनोटाइप ज्ञात करने के लिए। सी. म्यूटेशन के लिए। डी. विविधता बढ़ाने के लिए। समय खत्म। सही जवाब था जीनोटाइप ज्ञात करने के लिए। अब नंबर 24 सवाल, क्रॉसिंग ओवर का मुख्य परिणाम क्या है? ए. गुणसूत्र संख्या बढ़ना। बी. आनुवंशिक विविधता बढ़ना। सी. डीएनए नष्ट होना। डी. कोशिका मृत्यु। समय खत्म। सही जवाब था आनुवंशिक विविधता बढ़ना। अब नंबर 25 सवाल, यदि कोई लक्षण पीढ़ियों को छोड़कर प्रकट होता है, तो वह किस प्रकार का लक्षण है? ए. प्रभावी। बी. अप्रभावी। सी. सहप्रभावी। डी. लिंक्ड। समय खत्म। सही जवाब था अप्रभावी। अब नंबर 26 सवाल, बहुएलील मल्टीपल अल्लील्स का अर्थ क्या है? ए. एक जीन के दो रूप। बी. एक जीन के दो से अधिक रूप। सी. कई जीन। डी. म्यूटेशन। समय खत्म। सही जवाब था एक जीन के दो से अधिक रूप। अब नंबर 27 सवाल, बहुजीनिक वंशागति POLYGENIC इनहेरिटेंस में क्या होता है? ए. एक जीन एक लक्षण। बी. कई जीन एक लक्षण। सी. म्यूटेशन। डी. लिंकेज। समय खत्म। सही जवाब था कई जीन एक लक्षण। अब नंबर 28 सवाल, एपिस्टेसिस में क्या होता है? ए. जीन स्वतंत्र होते हैं। बी. एक जीन दूसरे के प्रभाव को दबाता है। सी. म्यूटेशन। डी. क्रॉसिंग ओवर। समय खत्म। सही जवाब था एक जीन दूसरे के प्रभाव को दबाता है। अब नंबर 29 सवाल, यदि रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, तो इसका क्या अर्थ है? ए. जीन दूर हैं। बी. जीन पास पास हैं। सी. म्यूटेशन। डी. स्वतंत्र वर्गीकरण। समय खत्म।
सही जवाब था जीन पास पास हैं। अब नंबर 30 सवाल, बार बॉडी का संबंध किससे है? ए वाई गुणसूत्र, बी निष्क्रिय एक्स गुणसूत्र, सी डीएनए, डी आरएनए। समय खत्म। सही जवाब था निष्क्रिय एक्स गुणसूत्र। अब नंबर 31 सवाल, नॉन डिसजंक्शन NONDISJUNCTION का परिणाम क्या होता है? ए सामान्य कोशिकाएं, बी एनीयूप्लॉइडी ANEUPLOIDY, सी म्यूटेशन, डी लिंकेज। समय खत्म। सही जवाब था एनीयूप्लॉइडी ANEUPLOIDY। अब नंबर 32 सवाल, ट्राइसोमी का अर्थ क्या है? ए एक गुणसूत्र कम, बी एक गुणसूत्र अधिक, सी दो गुणसूत्र, डी कोई नहीं। समय खत्म। सही जवाब था एक गुणसूत्र अधिक। अब नंबर 33 सवाल, वंशावली विश्लेषण पीडिग्री एनालिसिस से क्या ज्ञात होता है? ए डीएनए संरचना, बी इनहेरिटेंस पैटर्न, सी म्यूटेशन, डी प्रोटीन। समय खत्म। सही जवाब था इनहेरिटेंस पैटर्न। अब नंबर 34 सवाल, संबद्ध लक्षण किसमें जाते हैं? ए मां से पुत्र, बी पिता से पुत्र, सी मां से पुत्री, डी सभी में। समय खत्म। सही जवाब था पिता से पुत्र। अब नंबर 35 सवाल, जीन पूल क्या है? ए एक जीन, बी पॉपुलेशन के सभी जीन, सी डीएनए, डी आरएनए। समय खत्म। सही जवाब था पॉपुलेशन के सभी जीन। अब नंबर 36 सवाल, हार्डी वाइनबर्ग सिद्धांत कब लागू होता है? ए एवोल्यूशन होने पर, बी एवोल्यूशन न होने पर, सी म्यूटेशन होने पर, डी माइग्रेशन होने पर। समय खत्म। सही जवाब था एवोल्यूशन न होने पर।
अब नंबर 37 सवाल, आनुवंशिक बहाव, जेनेटिक ड्रिफ्ट, किसमें अधिक प्रभावी होता है? ए. बड़ी जनसंख्या, बी. छोटी जनसंख्या, सी. समान पॉपुलेशन, डी. म्यूटेशन। समय खत्म। सही जवाब था अनडिफाइंड। अब नंबर 38 सवाल, एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F2 में 3:1 अनुपात मिलता है। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? ए. इनकम्प्लीट डोमिनेंस, बी. कंप्लीट डोमिनेंस, सी. CODOMINANCE, डी. लिंकेज। समय खत्म। सही जवाब था कंप्लीट डोमिनेंस। अब नंबर 39 सवाल, यदि किसी जीव का जीनोटाइप TT है, तो उसमें प्रभावी लक्षण क्यों दिखाई देता है? ए. क्योंकि दोनों एलील समान हैं, बी. क्योंकि प्रभावी एलील अप्रभावी को दबा देता है, सी. क्योंकि अप्रभावी अधिक शक्तिशाली है, डी. क्योंकि उत्परिवर्तन हुआ है। समय खत्म। सही जवाब था क्योंकि प्रभावी एलील अप्रभावी को दबा देता है। अब नंबर 40 सवाल, यदि किसी संकरण में जीनोटाइप अनुपात 1:1 और फेनोटाइप अनुपात 3:1 हो, तो इसका क्या निष्कर्ष है? ए. अपूर्ण प्रभुत्व, बी. पूर्ण प्रभुत्व, सी. सहप्रभुत्व, डी. संलग्नता। समय खत्म। सही जवाब था पूर्ण प्रभुत्व। अब नंबर 41 सवाल, यदि दो जीन एक ही गुणसूत्र पर बहुत पास स्थित हों, तो क्या होगा? ए. वे स्वतंत्र रूप से अलग होंगे, बी. वे साथ में वंशानुगत होंगे, सी. उत्परिवर्तन होगा, डी. कोशिका विभाजन रुक जाएगा। समय खत्म। सही जवाब था वे साथ में वंशानुगत होंगे। अब नंबर 42 सवाल, यदि किसी लक्षण का प्रकट होना केवल संयुग्मजी अवस्था में होता है, तो वह कैसा लक्षण है? ए. प्रभावी, बी. अप्रभावी, सी. सहप्रभावी, डी. बहुजीनिक। समय खत्म। सही जवाब था अप्रभावी। अब नंबर 43 सवाल, यदि किसी लक्षण में संतानों में निरंतर परिवर्तन कंटिन्यूअस वेरिएशन दिखाई दे, तो यह किसका उदाहरण है? ए. एक जीन वंशागति,
बी बहुजीनिक वंशागति, सी सहलग्नता, डी उत्परिवर्तन। समय खत्म। सही जवाब था बहुजीनिक वंशागति। अब नंबर 44 सवाल। यदि किसी संकरण में फेनोटाइप अनुपात 3:1 मिलता है, तो यह किस बात का प्रमाण है? ए अपूर्ण प्रभुत्व, बी पूर्ण प्रभुत्व, सी सहप्रभुत्व, डी बहुजीनिक वंशागति। समय खत्म। सही जवाब था पूर्ण प्रभुत्व। अब नंबर 45 सवाल। यदि दो लक्षणों का संकरण करने पर अपेक्षित 9:3:1 अनुपात न मिले, तो इसका मुख्य कारण क्या है? ए उत्परिवर्तन, बी सहलग्नता, सी निषेचन, डी कोशिका विभाजन। समय खत्म। सही जवाब था सहलग्नता। अब नंबर 46 सवाल। यदि किसी जीव में केवल एक एक्स गुणसूत्र हो, तो क्या परिणाम होगा? ए क्लाइनफेल्टर लक्षण, बी टर्नर लक्षण, सी डाउन लक्षण, डी सामान्य स्थिति। समय खत्म। सही जवाब था टर्नर लक्षण। अब नंबर 47 सवाल। यदि किसी लक्षण में F1 पीढ़ी में मध्यवर्ती रूप दिखाई दे, तो यह किसका संकेत है? ए पूर्ण प्रभुत्व, बी अपूर्ण प्रभुत्व, सी सहलग्नता, डी उत्परिवर्तन। समय खत्म। सही जवाब था अपूर्ण प्रभुत्व। अब नंबर 48 सवाल। यदि किसी लक्षण में दोनों एलील साथ में स्पष्ट दिखाई दें, तो यह क्या दर्शाता है? ए अपूर्ण प्रभुत्व, बी सहप्रभुत्व, सी प्रभावी, डी अप्रभावी। समय खत्म। सही जवाब था सहप्रभुत्व। अब नंबर 49 सवाल। यदि किसी लक्षण का प्रकट होना पीढ़ियों को छोड़कर हो, तो वह किस प्रकार का लक्षण है? ए प्रभावी, बी अप्रभावी, सी सहप्रभावी, डी बहुजीनिक। समय खत्म। सही जवाब था अप्रभावी। अब नंबर 50 सवाल।
यदि दो जीनों के बीच पुनर्संयोजन बहुत कम हो तो क्या निष्कर्ष है? ए. जीन दूर हैं। बी. जीन पास पास हैं। सी. उत्परिवर्तन हुआ है। डी. स्वतंत्र वर्गीकरण। समय खत्म। सही जवाब था जीन पास पास हैं। अब नंबर 51 सवाल। यदि किसी लक्षण में निरंतर परिवर्तन कंटिन्यूअस वेरिएशन दिखाई दे तो वह किसका परिणाम है? ए. एक जीन। बी. बहुजीनिक वंशागति। सी. सहलग्नता। डी. उत्परिवर्तन। समय खत्म। सही जवाब था बहुजीनिक वंशागति। अब नंबर 52 सवाल। यदि किसी पुरुष में संबद्ध अप्रभावी रोग है तो उसकी पुत्री पर क्या प्रभाव होगा? ए. प्रभावित नहीं होगी। बी. वाहक कैरियर होगी। सी. अवश्य रोगग्रस्त होगी। डी. सामान्य होगी। समय खत्म। सही जवाब था वाहक कैरियर होगी। अब नंबर 53 सवाल। यदि किसी लक्षण का संचरण केवल पिता से पुत्र में हो तो वह किस प्रकार का है? ए. संबद्ध। बी. संबद्ध। सी. स्वसामी AUTOSOMAL। डी. अप्रभावी। समय खत्म। सही जवाब था संबद्ध। अब नंबर 54 सवाल। यदि कोशिका विभाजन के समय गुणसूत्र अलग न हो तो क्या होगा? ए. सामान्य स्थिति। बी. गुणसूत्र असंतुलन एनियूप्लॉइडी। सी. उत्परिवर्तन। डी. सहलग्नता। समय खत्म। सही जवाब था गुणसूत्र असंतुलन एनियूप्लॉइडी। अब नंबर 55 सवाल। यदि किसी जीव में एक जीन कई लक्षणों को प्रभावित करता है तो यह क्या कहलाता है? ए. बहुजीनिक। बी. बहुप्रभाविता PLEIOTROPY। सी. सहलग्नता। डी. उत्परिवर्तन। समय खत्म। सही जवाब था बहुप्रभाविता PLEIOTROPY। अब नंबर 56 सवाल। यदि किसी आबादी में एलील आवृत्ति स्थिर रहती है तो यह किसका संकेत है? ए. विकास। बी. हार्डी वाइनबर्ग संतुलन। सी. उत्परिवर्तन। डी. चयन।
समय खत्म। सही जवाब था हार्डी वाइनबर्ग संतुलन। अब नंबर 57 सवाल, यदि उत्परिवर्तन की दर बढ़े तो क्या प्रभाव होगा? ए. विविधता घटेगी। बी. विविधता बढ़ेगी। सी. डीएनए नष्ट होगा। डी. कोई प्रभाव नहीं। समय खत्म। सही जवाब था विविधता बढ़ेगी। अब नंबर 58 सवाल, यदि पुनर्संयोजन न हो तो क्या प्रभाव होगा? ए. विविधता बढ़ेगी। बी. विविधता घटेगी। सी. उत्परिवर्तन बढ़ेगा। डी. कोशिका विभाजन रुक जाएगा। समय खत्म। सही जवाब था विविधता घटेगी। ज्ञान वही जो सिलेक्शन दिलाए। अगर आप सच में नीट या सीयूईटी की तैयारी कर रहे हैं तो ये सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, ये आपकी जिंदगी बदलने का मौका है। एक्सियम वेदा एकेडमी लेकर आया है नीट और सीयूईटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और भी कई बढ़िया रिसोर्सेज। लेकिन सिलेक्शन सिर्फ उन्हीं का होता है जो कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं, न कि सिर्फ रट्टे मारते हैं। स्वागत है आपका एक्सियम वेदा एकेडमी में, जहां नीट और सीयूईटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई जाती है।